Hello everyone, welcome back with our free series for Sociology optional for UPSC and HCS. Today we will discuss about second part of emergence of sociology. जैसा कि हम इस सीरीज में कल हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी को डिस्कस किया था, जिसमें हमने सीखा था कि एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी कैसे हुआ, व्हाट इज़ मॉडर्निटी, और फ्यूडल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी का जो हमने यूरोपियन सोसाइटी को लेके डिस्कस किया था, वो कैसे ट्रांजिशन फेज में हम चेंजेस देखने को मिलते हैं। वो सारे कॉन्सेप्ट हमने एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी के पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ वॉच। ओके, अब हम सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हम आज डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेडिशनल यूरोपियन सोसाइटी। यहाँ पे हम फ्यूडल यूरोपियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे फ्यूडल का मतलब होगा अनइनलाइटेंड, मतलब अनफैशन्ड, जो कि पहले की ट्रेडिशनल यूरोपियन सोसाइटी है, उनकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे सबसे पहले, और फिर हम देखेंगे कि जो यहाँ पे ट्रेडिशनल यूरोपियन सोसाइटी है उसमें चेंजेस कैसे कैसे आए और वो मॉडर्न सोसाइटी में कैसे कन्वर्ट हुई, और वो किस किस चेंजेस या जो सोशल चेंजेस हुए थे वो क्या क्या सोशल चेंजेस थे, क्या क्या रिवॉल्यूशन थे जो वहाँ पे इम्पैक्ट होके वहाँ पे हुआ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेडिशनल यूरोपियन सोसाइटी। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे रहेगी फ्यूडल यूरोपियन सोसाइटी को लेके, तो क्या है सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे, और पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स का एस्पेक्ट हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि हम फ्यूडल यूरोपियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो फ्यूडल यूरोपियन सोसाइटी की बात करेंगे। फ्यूडल का मतलब मैंने यहाँ पे बताया कि फ्यूडल होता है अनफैशन। ठीक है, अनफैशन मतलब अनइनलाइटेंड। जैसे कि आप लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री में इनलाइटनमेंट का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। इसके नेक्स्ट वाली जो सीरीज आएगी, जो पार्ट आएंगे, उसमें हम देखेंगे कि जो इनलाइटनमेंट था, व्हाट इज इनलाइटनमेंट, और इनलाइटनमेंट का एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी में क्या क्या इम्पैक्ट था और क्या क्या भूमिका रही है। ठीक है, अभी हम इसके ऊपर फोकस करते हैं, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरोपियन सोसाइटी, फ्यूडल यूरोपियन सोसाइटी, राइट। तो सबसे पहले इसमें हम फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी। जो हमारे यहाँ पे फ्यूडल यूरोपियन सोसाइटी में जो सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वहाँ पे स्ट्रेटा में सोसाइटी को बांटा गया था। ठीक है, स्ट्रेटा का मतलब यहाँ पे सतरीकरण किया गया था। जैसे हमारे अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में क्या होता है, हमारी जो अर्थ होती है वे अलग अलग लेयर में बटी हुई होती है। ठीक है, जैसे क्रस्ट, मांटल और इन सारी चीज़ों में स्टेनोसोफियर, ये सारे उसमें सतर होते हैं। ऐसे ही फ्यूडल यूरोपियन सोसाइटी में क्या होता है, सोसाइटी को भी स्ट्रेटिफाइड किया गया है। ठीक है, और वो कैसे स्ट्रेटिफाइड किया गया है, जैसे कि सबसे पहले जैसे नोबल्स में यहाँ पे क्या आएगा, किंग आएगा। ठीक है, किंग और मर्चेंट्स आएंगे, तो क्या होता है, और फिर आता है यहाँ पे क्लेर्जी, कॉमनर्स। जैसे हमारे इंडिया के एंशियंट सोसाइटी की अगर हम बात करें, वहाँ पे क्या होता है कि एंशियंट सोसाइटी को हमने स्ट्रेटिफाइड किया हुआ था वर्ना सिस्टम में। ठीक है, जैसे कि 4 वर्ना थे वहाँ पे। वर्ना में क्या होता था कि ब्राह्मण, फिर उसके बाद क्षत्रिय और वैश्य और शूद्रा, उसमें हमने अपनी इंडियन सोसाइटी को स्ट्रेटिफाइड किया हुआ था। सेम अगर हम यहाँ पे मतलब यहाँ पे फ्यूडल यूरोपियन सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी को जैसे नोबल, क्लेर्जी और कॉमनर्स, इनमें हमने डिवाइड किया था। और नोबल्स में कौन आते हैं, किंग्स आते हैं और मर्चेंट्स आते हैं। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं। और क्लेर्जी में क्या होना आते हैं, चर्च। ठीक है, चर्च जो है वो क्लेर्जी में आते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि इस टाइम पे क्या होता है, कोई भी चर्च के खिलाफ नहीं जाता, चर्च के खिलाफ कोई भी नहीं बोलता, क्योंकि चर्च की जो पावर होती है वो हाईली रेगुलेटेड बॉडी होती है, ये इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलीजन, राइट। और ये यहाँ पे जो है कि चर्च जो भी बोलता था यहाँ पे उसी को मान लिया जाता था। बहुत ही अंधविश्वास था वहाँ पे, इरेशनैलिटी थी। ये सारे हम कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे। ठीक है, कॉमनर्स, जैसा कि कॉमनर्स इस टर्म से ही डिफाइन हो रहा है कि कॉमनर्स जो है वे आम आदमी है, मैंगो पीपल है। उसमें क्या होता है कि उनके पास ना तो कोई पावर होती, नो पावर। ठीक है, वे गवर्न होते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। यहाँ पे किंग्स के अपने रूल्स होते हैं, नोबल्स के अपने रूल्स होते हैं। यहाँ पे किंग्स जो रूल बनाते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉमनर्स
अपना जीवन यापन करते हैं। सेम यहाँ पे देखते हैं कि अगर कॉमनर्स हो गए तो यहाँ पे जो टैक्स होते हैं वो कॉमनर से हाईली पेड होते हैं, बहुत ही एक बड़ी अमाउंट यहाँ पे टैक्सेस के रूप में कॉमनर से पेड की जाती है। क्या होता है कि कॉमनर्स में पीजेंट्स और आर्टिजन्स आते हैं, ठीक है, ये हम कॉमनर्स में देखेंगे। अब हम देखते हैं कि जैसे सेकंड पॉइंट यहाँ पे देखेंगे हम सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो क्या होते हैं, लॉज बने होते हैं, अलग अलग स्टेटा के लिए अलग अलग लॉज होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि रूल्स होते हैं, यहाँ पे लॉज का जो बात कर रहा हूँ मैं, जैसे किंग्स के लिए अलग लॉज होते हैं, नोबल्स, क्लर्जी और कॉमनर्स। यहाँ पे स्टेटा है तो अलग अलग स्टेटा के लिए यहाँ पे अलग अलग लॉज देखने को मिलेंगे और उन्हीं के बेसिस पे यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करें, कॉमनर्स वर एक्सप्लॉइटेड मैक्सिमम। क्या होता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि जो कॉमनर्स होते हैं उनके पास ना तो कोई पावर होती है, यहाँ पे ये वर्किंग क्लास होती है, इसके पास ना तो कोई पावर होती है और ये जो रूल के अकॉर्डिंग गवर्न होते हैं और इनसे बहुत ही ज़्यादा हाईली टैक्स अमाउंट जो है वो पेड किया जाता है। तो क्या हो गया यहाँ पे कि जो इनका एक्सप्लॉइटेशन है, जो इनका शोषण है, वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलेगा हमें यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ अगर हम देखें, फोर्थ पॉइंट को अगर देखें तो क्या होता है, चर्च हैज़ हाईली ऑटोनॉमी। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि चर्च के पास जो हाईली ऑटोनॉमी है इन रिलीजियस पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो रिलीजन को लेके जहाँ पे पीपल क्या करते हैं, ब्लाइंडली विश्वास करते हैं, अंधविश्वास यहाँ पे है, इरेशनैलिटी है, जो भी चर्च वहाँ पे बोलता है वही उनको फॉलो करते हैं, जो भी आम पीपल हैं, आम आदमी हैं, ठीक है। अब क्या देखते हैं हम यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई नो रैशनैलिटी, कोई रैशनैलिटी नहीं है, लॉजिकली नहीं सोचते हैं लोग, बहुत ही इलॉजिकल हैं, कुछ भी कह दो चर्च तो उसी को मान लेते हैं। सिंपल यहीं पे अगर हम देखें साइंटिफिक टेम्परामेंट, यहाँ पे कोई भी साइंटिफिक टेम्परामेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा। साइंटिफिक टेम्परामेंट का ये होता है कि हमें साइंटिफिक सोचना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लोग क्या होते हैं, साइंटिफिक नहीं सोचते हैं। यहाँ पे चर्च अगर जो भी बोलेगा रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में वही मान लेते हैं और जितने भी जैसे भी लॉज अगर किंग्स वहाँ पे डिसाइड करते हैं उसी के बेसिस पे वो चलने लग जाते हैं, ठीक है। अब हम फ्यूडल यूरोपियन सोसाइटी का हमने देखा, पीपल बिलीव्ड इन फेथ रेदर देन नॉलेज। वहाँ पे क्या है, जो फेथ होते हैं उनके ऊपर यहाँ पे जो यहाँ के जो पीपल हैं वे बिलीव करते हैं, ना कि नॉलेज के ऊपर। हमने यहाँ पे सोशल कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है जो कि फ्यूडल यूरोपियन सोसाइटी में है। अब हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो क्या होता है फ्यूडल यूरोपियन सोसाइटी में, अगर पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड जो सोसाइटी को बताया उस टाइम पे सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स में कि सोसाइटी को स्ट्रेटिफाइड किया हुआ है, स्ट्रेटा में बांटा गया है। तो इसी तरीके से जैसे किंग की बात करें तो किंग क्या होता है, ये सेंट्रल अथॉरिटी होती है। जैसे कि हमारे देश में प्रेसिडेंट है, ऐसे ही किंग उस टाइम पे वहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी होती थी, ठीक है। अगर कोई भी रूल या कोई भी वहाँ पे लॉज या रेगुलेशन होगी तो वो क्या होता है कि किंग्स के स्टैम्प के बिना वहाँ पे रूल नहीं बनते थे, ठीक है। तो इसका जो था ये रोल मेन सेंट्रल अथॉरिटी का रोल होता था। लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है फ्यूडल यूरोपियन सोसाइटी में जो किंग होता है वो बहुत ही वीक होता है, क्योंकि उसके पास मिलिट्री पावर नहीं होती, ठीक है, पॉलिटिकल पावर होती है। बस ये एक स्टैंप, मोहर की तरह काम करती है, मोहर की तरह स्टैंप लगाना होता है, इससे ज़्यादा इसका कोई काम नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो ये किंग होता है ये यहाँ पे फ्यूडल यूरोपियन सोसाइटी में हमें देखने को मिलेगा, ये बहुत ही वीक होता है, क्योंकि इसके पास नो आर्मी मिनिमल होती है। जितनी भी आर्मी होती है ना उसका ऊपर कंट्रोल किसका होता है, नोबल्स का होता है। तो इसकी जो किंग्स की जो सिक्योरिटी होती है उसकी देख रेख कौन करता है, नोबल्स करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, नो रिलीजियस पावर, किंग के पास, किंग जो है, राजा जो है, इनके पास कोई भी रिलीजियस पावर नहीं है, क्योंकि रिलीजियस पावर किसके हाथों में है, चर्च के हाथों में है, ठीक है। अब हम देखते हैं नोबल्स की, देखते हैं हम पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक में। फिर आते हैं हमारे पास नोबल्स। तो नोबल्स में क्या होते हैं, ये हाईली ऑटोनोमस होते हैं, ठीक है, सिंपल। और क्या होता है, इनके पास मेजोरिटी जो आर्मी है इन्हीं के हाथों में होती है, आर्मी का जो कंट्रोल होता है नोबल्स के हाथ में होता है, ठीक है। इंजॉय एक्चुअल पावर, क्या होता है, आर्मी जिसके पास होगी, आर्मी जिसके हाथ में होगी, उस वे जो फिजिकली जो पावर होगी वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। तो नोबल्स क्या होता है यहाँ पे, नोबल्स वर इंजॉय मेजर पावर, नोबल्स वर इंजॉय एक्चुअल पावर, ठीक है। अब हम देखते हैं नोबल्स में कौन होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं, नाइट्स होते हैं, जो कि हमारे ट्रेड करते हैं, ठीक है, जो कि ट्रेड करते हैं यहाँ पे। और इनके पास ये बहुत ही, अगर देखा जाए तो मेनली अगर
मैं कहूँ तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पावर होती है या सबसे ज़्यादा इंजॉय जो करते हैं वो नोबल ही करते हैं। अभी यहाँ पे देखो, जो इससे मैंने बात की थी, यहाँ पे किंग्स के पास पॉलिटिकल पावर तो होती है, बस वो स्टैंप लगाने के लिए पॉलिटिकल पावर है, क्योंकि उसके पास आर्मी नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें, नोबल्स के पास नो रिलीजियस पावर, लेकिन यहाँ पे आर्मी देखने को मिलेंगी। और साथ में क्या होता है कि टैक्स जो होता है, नोबल्स के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं होता। अगर मैं कॉमनर्स की बात करूँ तो उनके पास हाईली टैक्सेशन पेड होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं चर्च की, ठीक है, चर्च की बात करते हैं। चर्च क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि चर्च जो है वो हाईली ऑटोनोमस बॉडी है, किसको लेके, रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट को लेके, ठीक है। अब क्या होता है, ये एक कंप्लीट अथॉरिटी है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, चर्च में इरेशनलिटी प्रिवेल्ड होती है। यहाँ पे जो चर्च होता है वहाँ पे वो कोई साइंटिफिक बात नहीं करता, किसी नॉलेज बेस पे बात नहीं करता, उनके अपने अपने फेथ होते हैं जो कि हम सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और पीपल क्या होते हैं, जो वहाँ के मैंगो पीपल होते हैं, आम आदमी होते हैं, वो क्या करते हैं, उस जो फेथ होते हैं उनके ऊपर ब्लाइंडली विश्वास करते हैं। तो क्या होता है कि उस टाइम पे नो लॉजिकल एंड रीजनिंग पावर, ठीक है, कोई भी वहाँ पे रैशनैलिटी नहीं थी। ये सारे कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे चर्च के कंटेक्स्ट में देखने को मिलेंगे। चर्च में कंटेक्स्ट क्या, क्लेर्जी जो मैंने यहाँ पे पहले बात की कि नोबल्स में कौन कौन आएंगे, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो चर्च में जो क्लेर्जी आते हैं, इसका क्या होता है, ये पीपल वे होते हैं जो कि पीपल हु परफॉर्म रिलीजियस सेरेमनी इन क्रिश्चियन चर्च। जो चर्च में जो रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं उनको कौन परफॉर्म करता है, ये क्लेर्जी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, लेटर ऑफ इंडल्जेंस। चर्च जो, मैं चर्च की जहाँ बात कर रहा हूँ, तो लेटर ऑफ इंडल्जेंस चर्च ने एक कॉन्सेप्ट यूरोपियन फ्यूडल यूरोपियन सोसाइटी में दिया था। तो यहाँ पे अगर हम लेटर ऑफ इंडल्जेंस की बात करें तो उसमें क्या होता था, लेटर ऑफ इंडल्जेंस में जो चर्च है उन्होंने जो आम आदमी हैं, कॉमनर्स हैं, उनको क्या बताया कि हम जो है ना यहाँ पे लेटर ऑफ इंडल्जेंस को रिलीज कर रहे हैं। लेटर ऑफ इंडल्जेंस में क्या होता है कि हम जो आपके जो एंसेस्टर जो हैं, जो आपके पूर्वज हैं, जो नर्क में गए हुए हैं, हम यहाँ से चर्च के थ्रू हम गॉड को एक लेटर लिखेंगे, उसमें हम उसका नाम और सारी चीज़ें लिखेंगे, सारे एड्रेस लिखेंगे, ताकि उसको क्या होता है कि गॉड को हम वो भेजेंगे, और वो भेजने के बाद नर्क की बजाय नर्क में से उठा के उसको स्वर्ग में डाल दिया जाएगा। तो लोग क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया कि लोग जो हैं वहाँ पे ब्लाइंडली विश्वास कर रहे हैं चर्च के फेथ के ऊपर, ठीक है, चर्च की बातों के ऊपर। तो क्या होता है कि लोगों के बीच में कहीं ना कहीं ये होता है कि जो चर्च बोल रहा है ना वो सही बोल रहा है। तो लेटर ऑफ इंटेलिजेंस भरने के लिए या लेटर ऑफ इंटेलिजेंस को अप्लाई करने के लिए जो कॉमन पीपल है वो अपनी प्रॉपर्टी को बेच देते हैं। बहुत सारा पैसा जो चर्च है ना वो हमारी सोसाइटी से, कॉमन पीपल से लेके आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, सब ये चाहते हैं कि लेटर ऑफ इंटेलिजेंस हम वो यहाँ पे सबमिट करा दे, ताकि हमारे जो पूर्वज है ना वो वहाँ पे मतलब नर्क की बजाय स्वर्ग में वहाँ पे आराम से रह सकें। ये सारे सुपरस्टिशंस हैं, ये सारे अंधविश्वास है जो कि फ्यूडल यूरोपियन सोसाइटी में हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हम कॉमनर्स की बात करते हैं। कॉमनर्स क्या होते हैं, पीजेंट्स होते हैं, आर्टिजन्स होते हैं, हाईली एक्सप्लॉइटेड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इनका शोषण होता है। इसी के साथ हमने पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूडल यूरोपियन सोसाइटी को डिस्कस कर लिया है। साथ में अब हम देखते हैं इकोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो उस टाइम पे इकोनॉमी स्टैग्नेंट थी, जो कि बदल नहीं रही थी, एकदम स्टैग्नेंट इकोनॉमी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, जहाँ पे कोई भी ग्रोथ नहीं है, नो ग्रोथ, ठीक है। और इकोनॉमी जो है वो बेस्ड ऑन क्रॉप्स के ऊपर बेस्ड थी सारी इकोनॉमी। क्या होता है कि ये हाईली लोकलाइज्ड होती है। हाईली लोकलाइज्ड क्यों होती है, क्योंकि इन एग्रेरियन इकोनॉमी, ये जो इकोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें इस टाइम पे एग्रेरियन इकोनॉमी हमें देखने को मिलेंगी। और जो एग्रीकल्चर होता है वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन होता है, ठीक है। एग्रेरियन इकोनॉमी क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि जो प्राइमरी जो ऑक्यूपेशन होता है वो हमारा एग्रीकल्चर होता है, राइट। तो उस टाइम की बात जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो लैंड है, जो जमीन है, वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। जीवन यापन के लिए वहाँ पे जो जमीन है वही उनका एक मेन सोर्स था। तो उसी के साथ हम प्रोडक्शन देखेंगे तो प्रोडक्शन वहाँ पे मिनिमल है, ना के बराबर वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि जो हमारा प्राइमरी ऑक्यूपेशन है वो क्या है, एग्रीकल्चर है। और एग्रीकल्चर में अगर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो हम इतना ही वहाँ से ले पाते हैं जितना हम कंज्यूम कर लेते हैं, या फिर हम किंग्स जो हमारे टैक्स लगा देते हैं वहाँ से कुछ पार्ट वहाँ पे चला जाता है, नोबल्स के वहाँ पे चला जाता है। तो क्या होता है कि कॉमनर्स के पास या एग्रेरियन जो इकोनॉमी है उनके पास इतना नहीं बचता कि वो सरप्लस लेके आ सके। सरप्लस लेके आएंगे तो वहाँ पे ट्रेड होगा, जो कि ट्रेड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था वहाँ पे, बिकॉज ऑफ नो सरप्लस, ठीक है।
इसीलिए हमने बोला है कि यहाँ पे जो इकोनॉमी है वो लोकलाइज्ड है इन फ्यूडल यूरोपियन सोसाइटी, राइट। अब हम जैसे देखते हैं कि प्रोडक्शन मिनिमल है, जैसे पीजेंट्स आर्टिजन से अपनी सारी ज़रूरतों को वो कर लेते हैं और आर्टिजन्स वहाँ से पीजेंट्स के वाइस एंड वर्सा, ठीक है। पुअर टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि पुअर टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी नहीं है, मशीन्स नहीं है, ये सारे अगर यहाँ पे टेक्नोलॉजी का अगर हम पुअर लेके आएंगे तो क्या होता है कि हमें प्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेंगे। अगर हम कंपेयर करते हैं आज की सोसाइटी से, आज की यूरोपियन सोसाइटी से, तो वहाँ पे हाईली टेक्नोलॉजी आ रखी है जहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा है। अगर डिफेंस के मामले में देखें तो फिर डिफेंस से भी हम बहुत ज़्यादा वहाँ पे इक्विपमेंट खरीदते हैं, ठीक है। तो वो किस वजह से हमें यहाँ पे सक्सेस देखने को मिलेंगे? क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हो चुकी है अभी के टाइम पे, अभी के अगर हम बात करें। लेकिन हम फ्यूडल यूरोपियन सोसाइटी की बात करें तो वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, बहुत ही पुअर टेक्नोलॉजी, मिनिमल टेक्नोलॉजी थी, इसलिए वहाँ पे लो प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ना के बराबर है, मिनिमल है, राइट। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि फोर्सेस, क्या क्या फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल रहे हैं सोशल चेंज के लिए। अब फ्यूडल यूरोपियन सोसाइटी थी तो उसमें सोशल चेंज अकर्ड हुए थे जो कि किसी ना किसी फोर्स से तो हुए होंगे। वो ऐसा तो है नहीं कि अभी जैसे फ्यूडल यूरोपियन सोसाइटी है उसमें कुछ ऐसा हुआ कि आंधी तूफान आई और हम मॉडर्न यूरोपियन सोसाइटी में पहुंच गए, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। क्योंकि चेंज होगा, एक ट्रांजिशन फेज बनेगा, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो फोर्सेज रहते हैं उस फोर्सेज में क्या होता है कि हम देखते हैं यहाँ पे अलग अलग सोशल चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहले हम जैसे बात करेंगे तो पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन होते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट को अच्छे से बदल देते हैं। बहुत ही एक देखा जाए तो पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन हैड प्लेड ए मेजर रोल इन सोशल चेंज, ठीक है, सोशल चेंज इन यूरोपियन सोसाइटी। अब हम इकोनॉमिक देखें, इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन जैसे हम देख रहे थे कि नोबल्स के पास ज़्यादा वो होते थे और जो कॉमनर्स होते हैं उनके पास नो इकोनॉमी विद सबसे ज़्यादा क्या होता है, टैक्स जो है वो कॉमनर्स देते थे, ठीक है। अगर हम सोशल पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन हुए थे वहाँ पे, ठीक है, फ्यूडल यूरोपियन सोसाइटी में। और ये जो एस्पेक्ट्स हैं ये सारे मॉडर्निटी के एस्पेक्ट्स हैं, राइट। इसी के साथ आज का जो सेकंड पार्ट है उसको हम बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट हमारा आएगा उसमें हम सीखेंगे कि जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल चेंज इन यूरोपियन सोसाइटी, इन फ्यूडल यूरोपियन सोसाइटी, उसके जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल रहे थे, जैसे पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन एंड इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन, इनको हम अच्छे से देखेंगे, इनको डिस्कस करेंगे। और इनके डिस्कस करने के साथ साथ हम देखेंगे कि जो फ्यूडल यूरोपियन सोसाइटी है, जो फ्यूडल यूरोपियन सोसाइटी है वो कैसे हम मॉडर्न यूरोपियन सोसाइटी में लेके आएंगे, ठीक है, मॉडर्न यूरोपियन सोसाइटी, ठीक है। इसमें कैसे हम सोशल चेंज के थ्रू जो ये चेंजेस हो रहे हैं, ये जो फोर्सेस हैं, ये कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसको इसमें चेंज करने के लिए। हमारा थर्ड पार्ट इसी के बेसिस पे होगा। तो आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। फर्स्ट पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वो भी आप प्लीज़ वॉच करना। उसके बाद सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, और ऐसे ही हम अपना पूरे सिलेबस जो यूपीएससी का जो ऑप्शनल का सिलेबस है, और सेम ही जैसे कि एचसीएस का जो ऑप्शनल होता है हमारा सोशियोलॉजी, तो उसी के बेसिस पे हमने ये सीरीज को लेके आए हैं और इसी लेमन तरीके से हम पूरे सिलेबस को धीरे धीरे कवर कराएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा इस वीडियो को देखने के लिए, और ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए और अपना जो सिलेबस है उसको ऐसे ही कवर करते रहिए। और मैं कहूँगा कि आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जो ऐसे फ्लो चार्ट जो मैंने यहाँ पे क्लासरूम में मैं लेके आ रहा हूँ, तो आप कॉपी पेन लेके कृपया करके आप उसको पूरे फ्लो चार्ट को अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, ताकि आपके नोट्स भी साथ के साथ रेडी होते रहें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वैसे ही बने रहिए और सीखते रहिए।